हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम इजी। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले चैप्टर में टॉपिक में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो इवोल्यूशन होता है तो उसमें वेरिएशंस कंपलसरी होते हैं। वेरिएशंस होते हैं जब भी डीएनए कॉपी होता है तो उसमें वेरिएशंस आते ही है। तो हम अब उससे आगे देखते हैं कि जैसे दिया हुआ है, दिस टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। यानी कि जो दो सेल्स होती है वो ऑफकोर्स सिमिलर तो होगी बट वो आइडेंटिकल भी होगी, यानी कि वो एक दूसरे के समान ही होगी। फॉर एग्जांपल, हम अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली समान है या कि ट्रू कॉपी है, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व ऑकर। यानी कि ये इस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से जो रिएक्शन हुई है वो किस प्रकार से एक्यूरेटली हुई है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रियलेबल। यानी कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं होती है जो एब्सोल्युटली रियलेबल हो, यानी कि एग्जैक्टली कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। Therefore, it is only be expected that the process of copying the DNA will have some variations। यानी जब भी ये जो भी DNA कॉपी होता है तो इसमें कुछ वेरिएशंस तो कंपलसरी आते ही आते हैं हर टाइम, यानी ईच टाइम। ठीक है, एज ए रिजल्ट द DNA कॉपी विल जनरेटेड विल बी सिमिलर। यानी DNA कॉपी क्या होगी, सिमिलर तो होगी बट मे नॉट बी आइडेंटिकल, यानी कि वो आइडेंटिकल नहीं होगी, ओरिजिनल के बिल्कुल समान नहीं होगी। Some of these variations might to be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus in inherits। यानी कभी कभी क्या होता है कि ये वेरिएशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वेरिएशंस तो आते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये वेरिएशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज़्यादा उग्र हो जाते हैं कि जो न्यू डीएनए बनता है कॉपी के, वो कोशिकी संगठन यानी सेलुलर apparatus के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं जमा पाता है। और होता क्या है, सच ए न्यू बॉर्न विल बी सिंपली डाई। यानी जो बच्चा होता है वो मरा हुआ पैदा होता है। तो ये ज़्यादा वेरिएशंस के उग्र होने के कारण ही होता है, यानी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल मे बी अदर वेरिएशंस डीएनए कॉपी वुड बी नॉट बी लीड टू सच ए ड्रेस्टिंग आउटकम। यानी कि और ज़्यादातर तो यही होता है कि सिंपली जो कॉपी होता है उसमें वेरिएशंस थोड़े बहुत आ जाते हैं, और ठीक है, तो ये सब नॉर्मली होता ही है। दस द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जो जीने वाली सेल होगी या जो बनने वाली सेल होगी वो तो सिमिलर तो होगी बट क्या होगा, डिफरेंट होगी एक दूसरे से। ठीक है, दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। ये जो टेंडेंसी है वेरिएशंस की, ये क्या है, इवोल्यूशन का एक तरह से आधार है, जो जैव विकास का एक तरह से आधार कह सकते हैं। क्योंकि जो जैव विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि हम पहले की बात करें तो आदि मानव था, उसके पर बहुत सारे बाल थे, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो भी थोड़ा डिफरेंट था। और अभी जो मनुष्य उनका बॉडी स्ट्रक्चर पहले के मुकाबले बहुत डिफरेंट है। तो ये वेरिएशंस के थ्रू ही हुआ है। तो इसको और आगे डिस्कस हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो अभी हम आगे देखते हैं आगे वाला टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। यानी कि इम्पोर्टेंट वेरिएशंस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फील्ड वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीड्स। यानी कि किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन होती है तो वहाँ के कुछ उनके प्लेस या फिर नीड्स होते हैं एक तरह से इन द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में उनके कुछ नीड्स होते हैं। यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और इसी एबिलिटी को देखते हुए रिप्रोडक्शन होता है। द consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche। तो यहाँ पर ये बताया कि जो डीएनए की कंसिस्टेंसी होती है कि डीएनए कॉपी के दौरान कि वो मेंटेनेंस बना पाता है, यानी अपनी बॉडी फीचर्स के साथ वो मेंटेनेंस बना पाता है पर्टिकुलर नीच के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी जगह टेम्परेचर बढ़ गया है, घट गया है, कहीं पर भूकंप आ गया, तो वहाँ की जो स्पीसीज है वो रह पाएगी या नहीं। कहीं पर टेम्परेचर ही बढ़ गया, बरसात ही ज़्यादा हो गई, या फिर कहीं का जलवायु चेंज हो गई, तो उस हिसाब से उनकी बॉडी तालमेल बिठा पा रही है या नहीं। अगर बिठा लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, उस जगह की वो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो रेजिस्टेंस होती है, जो जिनमें कुछ वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, तो वो रह जाती है। रिप्रोडक्शन इज़ देयर फॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज़। यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस पॉपुलेशन के जो स्टेबिलिटी बनी हुई है उससे लिंक्ड हो जाता है एक तरह से। ठीक है, हाउएवर नीड्स कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ये चेंज हो जाता है अगर नीचे जैसे चेंज हुआ, तो इसका रीज़न भी होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो जातियाँ हैं वो बची रहेगी या फिर नहीं रहेगी। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप डाउन। आपने देखा होगा पृथ्वी का टेम्परेचर भी कभी कम होता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। वाटर लेवल भी क्या होता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, और ये भी बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। टू थिंक ए फ्यू एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बताया उन्होंने, इफ़
ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर सूटेड ए पर्टिकुलर नीच एंड इफ द नीच वेयर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, यानी यहाँ पर ये बताया कि अगर कोई सी पॉपुलेशन एक जगह पर रिप्रोडक्शन करते हुए जी रही है और वहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर पर, और तत्काल एकदम से क्या होता है कि जो वहाँ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है बहुत बुरी तरह से, तो क्या होगा, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, यानी कि हो सकता है वहाँ की वो पूरी जो जनसंख्या है या फिर पॉपुलेशन वो पूरी तरह से वाइट वॉश हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। हाउएवर इफ द सम वेरिएशंस वेयर बी प्रेजेंट टू बी फ्यू इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन, अब हो सकता है उसमें कुछ पॉपुलेशन ऐसी हो जो वहाँ पर जी जाए, यानी कि उनमें वेरिएशंस के कारण देयर वुड बी सम चांसेस टू सर्वाइव, यानी कुछ चांस हो सकता है कि वो जीवित रह जाए। दस इफ देयर वेयर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेचर वाटर्स, यानी कि कुछ ऐसी मान लो कि बैक्टीरिया की प्रजातियाँ हैं जो वाटर के टेम्परेचर पर जीवित है, और वाटर का टेम्परेचर एकदम से क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होंगे, मर जाएंगे। बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिन्होंने हीट रेजिस्टेंस, एक तरह से उनकी अगर बॉडी है या फिर उनमें कुछ ऐसे लक्षण हैं हीट रेजिस्टेंस के, तो वो जीवित रह जाएंगे और ग्रो फर्दर, यानी कि आगे की ओर अपनी स्पीसीज़ बढ़ाते रहेंगे। वेरिएशंस इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइविंग ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, यानी कि जो वेरिएशंस होते हैं वो हमेशा से ही किसी भी जाति के लिए जीने के लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है, और इसी तरह उनकी जातियाँ आगे की ओर बढ़ जाती है। तो अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पर सिंपल से ये पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन के मोड्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से यानी कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं रिप्रोडक्शन के, और रिप्रोडक्शन क्या है इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी जाति अपने ही समान इंडिविजुअल को उत्पन्न करती है, यानी संतानें उत्पन्न करती है, जो उसी के प्रकार का होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी आप देख सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इससे क्या है, कंटिन्यूटली स्पीसीज की बनी रहती है पृथ्वी पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन की कितने टाइप है, टू टाइप्स है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय कंबाइनिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ सिंपल से दिया है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक नया एक तरह से ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है, किसके कंबाइनिंग से, कंबाइनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी मेल और फीमेल के जेनेटिक, जैसे मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, तो इनके जेनेटिक मटेरियल इनको ही कहा गया है, यानी कि सेक्स सेल्स। तो इनकी कंबाइनिंग से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। या फिर अदर लैंग्वेज में देख सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर गेमेट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी क्या दिया है कि ऐसा प्रोडक्शन, न्यू ऑर्गेनिज्म का ऐसा प्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और वो किसका यूज़ करते हैं, गेमेट्स, यानी उनकी सेक्स सेल्स का, और ये प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस में होता है, जैसे ये वाला रिप्रोडक्शन पाया जाता है ओकर्स इन ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, फिश एंड एक्सेट्रा, इनमें आप देख सकते हैं, इनमें पाया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द यूज ऑफ सेक्स सेल्स, यानी कि यहाँ इससे थोड़ा डिफरेंट है कि उसमें टू पेरेंट्स है, इसमें क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, यानी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से विदाउट यूज हो, यानी कि बिना सेक्स सेल्स की यूज़ किया ही नया ऑर्गेनिज्म, नया ऑफ स्प्रिंग या फिर नई संतानें उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये किन में होता है, तो यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। बर्डिंग जो हाइड्रा में होता है वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो आर्टिफिशियल भी किया जाता है, तो ये किसके हेल्प से होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे के टॉपिक को हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।